नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। आज देश की संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी तकरार दिखाई दी है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए जो बांग्लादेश से आ रही है। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक कॉलेज की इमारत पर गिरा है। विमान कॉलेज के क्लासरूम में जाकर घुस गया। हादसे में पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कई छात्रों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। यह हादसा कैसे हुआ है, इस बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोपहर करीब 1:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का FT-7BGI एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक फाइटर जेट ने दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी थी और 1:30 तक यह हादसे का शिकार हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के वक्त कॉलेज में छात्र भी मौजूद थे और ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों के हताहत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ढाका में हादसे वाली जगह पर 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ी फिलहाल मौजूद हैं। रेस्क्यू का काम तेजी से चलाया जा रहा है। আমি আটতলায় কোঅর্ডিনেশনের কাজে ছিলাম। ঠিক ওই মুহূর্তে একটা বিমান সরাসরি আমার স্কুল ঘরের দরজার পাশে ঠাস করে মুহূর্তের মধ্যেই ক্র্যাশ করলো এবং এতে তারপরে ধাও ধাও করে আগুন জ্বলে উঠল। এরপরে পুরো বিল্ডিংয়ে আগুন ছড়িয়ে গেল চারিদিকে এবং মানুষ আশেপাশে দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং ওই মুহূর্তে সামনে যেগুলো ছিল অনেকে আহত হয়েছে, অনেকে নিহত হয়েছে। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश की सेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट है। 1:06 पर उड़ान भरी थी और 1:30 पर हादसे का शिकार हो गया। भारी संख्या में मौके पर लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू का कार्य चलाया जा रहा है। 8 फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है। मेरे सहयोगी मनीष और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कैसे पूरा हादसा हुआ है, कोई जानकारी सामने आई है? बताया जा रहा है कि ये सेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट था। क्या अपडेट है आपके पास? प्राची, जो बांग्लादेश एयरफोर्स के द्वारा ये ऑफिशियली बताया गया है कि करीबन 1:06 पर ये जो ढाका एयरबेस है वहां से इस ट्रेनी एयरक्राफ्ट जो कि चाइनीज मेक है, यानी इसको कहते हैं चेंगडू F-7, ये फाइटर स्क्वाड्रन का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है बांग्लादेश एयरफोर्स का, और ये अपने ट्रेनी मिशन के लिए टेक ऑफ हुआ। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, ये एयरपोर्ट के पास का ही एरिया है जहाँ पे माइलस्टोन स्कूल है, ये स्कूल और कॉलेज है। वहीं पर जाकर ये पूरी तरीके से जो इसका बैलेंस है, कंट्रोल है, वो टूटा और फिर उसके बाद ही सीधा जाके बिल्डिंग के ऊपर कोलैप्स हुआ और उसके तुरंत बाद ही वहां से लोगों को निकालने का काम किया जाने लगा। जिसमें ऑफिशियली जो हमें बताया जा रहा है उसमें एक जो स्कूल का स्टूडेंट था उसकी अभी तक मौत हो गई है। जो बांग्लादेश का इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये F-7BGI ट्रेनिंग जेट है और ये अपनी रूटीन सॉर्टी में था और ये करीबन 1:06 पर ये क्रैश हुआ। माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेजेस जो कि बांग्लादेश के अंदर ढाका में मौजूद है, वहीं पर ये सीधा जाके क्रैश हुआ। टेक्निकल स्नैग हुआ, इसका जो पूरा कंट्रोल है वो टूट गया था। फिर उसके बाद बांग्लादेश फायर सर्विस को तुरंत मौके पर भेजा गया, लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक बहुत देर हो गई, क्रैश हो चुका था। और लीमा खानम जो कि बिल्कुल, और अभी भी जो रेस्क्यू का कार्य है वो चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि ढाका में ये पूरा हादसा हुआ है जहां पायलट की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो रहा। विपक्ष सरकार से पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने की जिद पर अड़ा हुआ है। सरकार तैयार भी है, लेकिन विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहता है और अभी ही जवाब चाह रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछ रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? पहलगाम में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुई है? सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का सच क्या है? वहीं राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, हमारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष का जो माइक है वो म्यूट किया जा रहा है। उधर मोदी के मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार हर सवाल का जवाब देगी, हर मुद्दे पर चर्चा करेगी, लेकिन विपक्ष का मकसद जवाब सुनना तो है ही नहीं, बल्कि हंगामा करके सदन की कार्रवाई में अड़ंगा डालना विपक्ष का मकसद है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, नरेंद्र मोदी पर जवाब देने से बचने का आरोप लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया है? मोदी के बयान के बाद भी विपक्ष ने क्यों संसद में हंगामा मचा रखा है? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम, मॉनसून सत्र में भयंकर संग्राम। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। लोकसभा और राज्यसभा में गदर, मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। प्रधानमंत्री ने बिना किसी इवेंट बट के क्लियर कट मैसेज दे दिया है। संसद के मॉनसून सत्र में देश विजय उत्सव मनाएगा। विजय उत्सव आतंक के खिलाफ भारत की जीत का, विजय उत्सव पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, मोदी पर जवाब देने से बचने का आरोप लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। विपक्ष भारतीय सेना की जिस कामयाबी पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे लेकर मोदी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब रहा। भारत ने 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। दुनिया ने भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा, स्वदेशी हथियारों का उद्घोष सुना। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का यह नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा,
देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। मॉनसून सत्र में मोदी ने बता दिया कि आतंक के विरुद्ध भारत अब नहीं झुकेगा, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगा। लेकिन विपक्ष को ये काफी नहीं लग रहा। वो सदन के अंदर मोदी से अपने सवालों का जवाब लेने पर अड़ा है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? विपक्ष मोदी से पूछ रहा है कि पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का सच क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट किसके गिरे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। तो सरकार ये कह रही है कि संसद में हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन सदन के नियम के आधार पर होगी। लेकिन विपक्ष सरकार की बाहें मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का मकसद है सरकार पर दबाव बनाना, और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज म्यूट कर दी जा रही है। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा करे जोरदार? ये आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, अगर वो प्लीज बैठिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की विजय, इंडिया गठबंधन को क्यों संशय? देखिए, ये विजय उत्सव होता अगर अमेरिका के दबाव में आकर युद्ध विराम उस समय नहीं होता। सरकार से जानना तो चाहेंगे कि आपने क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या हासिल किया। ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए, सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्यों नजरें झुकी हैं, क्यों जुबान पे ताला लगा हुआ है प्रधानमंत्री की, वो क्यों नहीं जवाब देना चाहेंगे? मॉनसून सत्र शुरू होते ही पूरा विपक्ष टूट पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेकर मोदी के जवाब पर अड़ा है। हालांकि पहले ही दिन मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की नीयत जवाब सुनना नहीं बल्कि हंगामा करना है। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा
भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे? लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आना चाहिए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। जेपी नड्डा भी यही बात कह रहे हैं। पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक मॉनसून सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन नियम के मुताबिक। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष का लाउडस्पीकर फुल वॉल्यूम में बज रहा है। संसद का पहला दिन शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा, सदन के अंदर उनका माइक म्यूट किया जा रहा है। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अडजर्नमेंट मोशन। विपक्ष ने मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट तैयार की है। पहलगाम आतंकी हमला, खुफिया तंत्र की विफलता, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर ट्रंप के दावों के अलावा भारत की अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, पिछड़े वर्गों और दलितों पर अत्याचार, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर है। विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा के लिए जबरदस्त हंगामा कर रहा है। दुश्मन को अगर हम लोग मार के उनके 11 एयर स्ट्राइक 11 ठिकानों पर उनके एयर बेस पे हम लोगों ने किया है और उन लोगों ने एक बाल हमारा बाका नहीं किया, उसके बाद भी अब इनको राजनीति सेकनी है। चूंकि आज सदन का पहला दिन है तो देश के सामने हड़कंप करना है इन लोगों को। इस बात में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए
कि ये सत्र ऑपरेशन सिंदूर का उत्सव है और हम उससे ही मनाने जा रहे हैं। जो भी अपने देश पे और देश की सेना पे गर्व करेगा वो ऑपरेशन सिंदूर का विजयोत्सव जरूर मनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद विपक्ष सबसे ज्यादा बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को हवा दे रहा है। वहीं सरकार भी इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। बिहार में चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान कहता है। उन्होंने तो 2 ही प्रश्न पूछा है, भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, कि भारत का नागरिक ही वोट देगा और जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें, रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए? अगर इनके लिए बेचैन हैं तो इनका नाम तो राष्ट्रभक्त में नहीं हो सकता। आपको जिस विषय पर चर्चा कराना हो करा लीजिए, लेकिन आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो कौन भागता है इससे चर्चा से? संसद का ये मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार 8 नए बिल्स समेत 17 बिल पास कराने की कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार ने विपक्ष से भी मदद की अपील की है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज देश भर के तमाम मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालय बम बम भोले के जय घोष के साथ गूंज रहे हैं, तो वहीं कांवड़ियों का भी जोश आई है। गंगा जल लेकर हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों का जगह जगह स्वागत हो रहा है। प्रशासन हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्तों पर फूलों की बारिश कर रहा है। कांवड़ यात्रा में कोई भी उपद्रवी खलल ना डाले, इसके लिए बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ियों में भारी जोश, गूंजा बम बम भोले का जय घोष। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर रामेश्वर के रामनाथ स्वामी मंदिर तक भक्त बेहद उत्साहित दिखे। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों में भी भारी उत्साह है। यूपी में कांवड़ मार्ग पर जगह जगह शिव भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। गाजियाबाद में मेरठ रोड से गुजरते कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने हापुड़ से लेकर बुलंदशहर तक आसमान से फूल बरसाए। करीब 200 किलो गुलाब की पंखुड़ियों ने पैदल चल रहे कांवड़ियों का स्वागत किया। एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों का स्वागत किया था। गंगा जल लेकर हरिद्वार से लौट रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की थी। शिव भक्तों के जोश को देखकर सीएम योगी आनंद विभोर हो गए थे। सीएम योगी ने मंच से हाथ हिलाकर कांवड़ियों का अभिनंदन किया था। सीएम योगी ने मेरठ मुजफ्फरनगर रोड चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग का दौरा भी किया था। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया था। सीएम ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वाले और तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी के जरिए उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कुछ असामाजिक तत्वों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यात्रा को बदनाम करने में लगे हुए हैं, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी
ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। सीएम योगी ने इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा था, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी छिपाने के लिए सीएम योगी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांवड़ियों को आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है। कोई नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इससे ज्यादा झूठ हिंदुस्तान इस सदी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कौन बताता है कांवड़िया में हमारे समर्थक ज्यादा हैं, उनके कौन सा समर्थक है। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट है। कांवड़ियों की सहूलियत को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। ये व्यवस्था 21 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी। इस दौरान रेगुलर ट्रैफिक के लिए NH9 खुला रहेगा। पहले से ही ट्रैफिक झेल रहे इस हाईवे पर 3 दिनों तक अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। एक और शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में खलल डालने के लिए अपनी करतूतों से भी बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हुई। ये तस्वीरें फिरोजाबाद के कोटला चुंगी चौराहे की हैं, जहां फ्लाईओवर के ऊपर से मांस के टुकड़े नीचे सड़क पर फेंके गए। आरोप है कि जानबूझकर नीचे से गुजर रहे कांवड़ियों पर इन्हें फेंका गया ताकि माहौल को खराब किया जा सके। कांवड़ रूट पर मांस के टुकड़े बिखरे देख चौराहे पर खड़े लोग भड़क गए। फिर हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। एसपी सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कांवड़ रूट को साफ कराया, धुलाई कराई, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए शरारती तत्वों थाना उत्तर क्षेत्र का मामला है। कोटला चुंगी पुल के ऊपर से किसी अराजक तत्व ने एक पन्नी नीचे की तरफ रास्ते पे फेंकी। इसमें चिकन के कुछ पंजे थे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल वहां पहुंचकर उसको हटवाया गया। वहां साफ सफाई करा दिया गया है। वहां आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, कांवड़िया भी चल रहे हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के शिव चौक की है। गंगा जल लेकर हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों का उत्साह यहाँ देखते ही बनता है। हरिद्वार से कांवड़ियों की जब उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है तो मुजफ्फरनगर पहला पड़ाव होता है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए यहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। के महीने में शिव भक्त गंगा जल लेकर अलग अलग जो स्थान है उनके गंतव्य वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जो जिम्मेदारी होती है पुलिस की, इनको सुरक्षा देना और इसके साथ साथ माहौल ठीक रहे, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी सतर्कता बरतती नजर आ रही है। हम इस वक्त शिव चौक पर मौजूद है, मुख्य चौराहा मुजफ्फरनगर का। शिव भक्तों को आप देख रहे हैं कि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां देखा जा सके शहर के चप्पे चप्पे पर किस तरह की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। कैमरे देखें कितने क्लियर, एक तरीके से क्लियरिटी है कि दूर दराज तक पूरा जो हरिद्वार से जब पुरकाजी से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, तो पहला ज़िला चूँकि मुजफ्फरनगर ही है उत्तर प्रदेश का, जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यात्रा, और हर जगहों पर आपको दिखेगा कि पूरा एकदम साफ क्लियर है। ये देखिए तस्वीरें कि हर कैमरा आपको दिखाई देगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह के हालात है। पुलिस की जो निगाहें हैं 24 घंटे यहाँ पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के बाद इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा। हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक पूरे कांवड़ मार्ग पर इसी कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर 2 तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के 740 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक एक एक एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस 24 घंटे इससे शरारती तत्वों पर नजर रख रही है। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 75 से 80 कैमरे लगे हैं, जो सड़कों पर बने गड्ढों से कांवड़ियों को हो रही कठिनाइयों को देखते हैं। नगर पालिका सीमा है। नगर पालिका सीमा में नगर पालिका ने लगाए हुए करीब 75 से 80 के करीब कैमरे हैं। 80 वाले जो कांवड़ मार्ग को देख रहे हैं कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है जो नगर पालिका से कंसर्न है, उसके लिए नगर पालिका ने कैमरे लगे हुए। इसके बराबर में जो कैमरा हमारा है वो पुलिस का। ये 2 तरह के कैमरे हैं। जी, 2 एक नगर पालिका के, एक पुलिस के। पुलिस के 740 कैमरे हैं जी, जो हरिद्वार से और यहाँ तक के देख रहे हैं। मतलब जो पुरकारी से देख रहे हैं, हरिद्वार से देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर भी देख सकते हैं। अच्छा। आप
कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं कांवड़िए मामूली बातों पर हंगामा करने से बाज नहीं आ रहे। कहीं कार की साइड लगने से कांवड़ियों ने गाड़ी पर ईंट पत्थरों की बरसात कर दी, तो कहीं कांवड़ियों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने ही कार में तोड़फोड़ की। पुलिस की मौजूदगी में ही कांवड़ियों ने कार पर ईंट और पत्थरों से हमला बोल दिया। घटना बरेली बीसलपुर मार्ग पर भुता की है, जहां एक कांवड़िया कार की साइड लगने से घायल हो गया। उसका मोबाइल फोन टूट गया। फिर क्या था, कांवड़िए हंगामा मचाने लगे, कार पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। पुलिस के सामने ही कार का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने जैसे तैसे कांवड़ियों को समझाकर मामला शांत करवाया, टूटे मोबाइल का मुआवजा दिलवाया। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के इस व्यवहार पर सीएम योगी ने अपील की है कि वो दूसरे कांवड़ियों समेत तमाम शिव भक्तों का ख्याल रखें, किसी दूसरे से ऐसा व्यवहार ना करें जो खुद को अच्छा ना लगता हो। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी, हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कांवड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कांवड़ों का, अन्य शिव भक्तों का। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है। पैदल कांवड़ के बाद अब डाक कांवड़ भी शुरू हो गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के बीच घमासान भी जारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां किसी बात को लेकर कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के कांवड़िए एक दूसरे से मारपीट करने लगे, जिसके हाथ में जो मिला उसी से विरोधी गुट पर टूट पड़े। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। कांवड़ियों के बीच मारपीट की यह घटना हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की है। शंकराचार्य चौक पर हुई इस मारपीट की घटना ने कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। आगरा धर्मांतरण केस में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आगरा पुलिस ने इस गैंग के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार भी कर लिया है। अब्दुल रहमान के पास से पुलिस को धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली हैं। पुलिस ने अब्दुल रहमान को दिल्ली के जिस घर से गिरफ्तार किया है, वहां से एक बालिग लड़की भी मिली है, जो नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता हुई थी। इस बारे में रोहतक पुलिस को सूचित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस अब्दुल रहमान से पूछताछ के लिए आगरा लेकर पहुंची है। धर्मांतरण की द आगरा फाइल पर नए खुलासे। कहां तक धर्मांतरण गैंग के तार, 11 गिरफ्तार। दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और आरोपी अरेस्ट। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। यूपी एटीएस ने पहले छांगुड़ गैंग का साम्राज्य ध्वस्त किया। अब आगरा में सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 6 राज्यों में फैले इस गैंग के 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस उनसे धर्मांतरण रैकेट का राज उगलवाने में जुटी है। आरोपियों के राज उगलने के बाद आगरा की पुलिस दिल्ली के मुस्तफाबाद पहुंची, जहां उसने इस धर्मांतरण रैकेट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस आरोपी को अपने साथ दिल्ली से आगरा ले गई है और उसके साथ पूछताछ चल रही है। पुलिस ने दिल्ली से जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसका नाम अब्दुल रहमान है। कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद अब्दुल रहमान ही गैंग का कामकाज संभाल रहा था। उसके पास से धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई किताबें मिली हैं। आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है,
उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंतर्गत आता है। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार उसने किया। इस तरह से ये कि इम्पोर्टेंट कैच है हमारा। अब इसको हम लोगों के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पूछताछ की जाएगी। और इस गैंग ने आगरा के एक जूता कारोबारी की 2 पढ़ी लिखी बहनों को अपने जाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन कर उनका नाम अमीना और जोया रखा। यूपी पुलिस ने 4 महीने के ऑपरेशन के बाद दोनों बहनों को बरामद कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू की तो अब इस गैंग के राज बाहर आने लगे हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए उन्हें इस्लाम धर्म से जुड़े वीडियो दिखाए जाते थे। ये वीडियो भारत और दूसरे देशों में धर्म बदलने वालों के होते थे। साथ ही धर्मांतरण गैंग की तरफ से एक YouTube चैनल भी चलाया जा रहा था जिसे अब्दुल रहमान कुरैशी चलाता था। अब्दुल रहमान कुरैशी उन 11 आरोपियों में से एक है जिसे यूपी पुलिस ने धर्मांतरण केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान कुरैशी आगरा का रहने वाला है। उसके बारे में जब पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी तो हैरान रह गई। द सुन्नाह नाम से YouTube चैनल चलाने वाला रहमान कुरैशी 12वीं फेल है। इसके बावजूद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। अपने चैनल पर इंग्लिश में वीडियो अपलोड करता है। अब्दुल रहमान कुरैशी के चैनल पर 1.69 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल पर 1500 से ज्यादा वीडियो अपलोड है। इन्हीं वीडियो के जरिए वो हिंदू परिवारों में धर्म के खिलाफ नफरत के जहर बोता था। आगरा धर्मांतरण रैकेट के सरगना की गिरफ्तारी के साथ ही इस गैंग से जुड़े राज भी खुलने लगे हैं। ये गैंग किस तरह के वीडियोस दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करता था, इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। गैंग के गिरफ्तार सदस्यों के पास से ऐसे वीडियोस मिले हैं जिन्हें दिखाकर ये हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों के मन में जहर भरा करते थे। वीडियो के साथ साथ गैंग धर्म परिवर्तन के लिए कैसे किताबों का सहारा लेता था, इसके सबूत भी आगरा के पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने रखे हैं। इस गैंग ने आगरा की 2 बहनों को अपनी जाल में कैसे फंसाया, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। पुलिस को इस धर्मांतरण गैंग से कई वीडियो हाथ लगे। इन वीडियो से साफ लग रहा है कि उनके दिमाग में किस तरह हिंदू धर्म और मंदिरों को लेकर नफरत भरी गई है। एक वीडियो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का है जिसमें पीएम मोदी रामलला के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। एक वीडियो में एक शख्स भगवा झंडा फहराता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहा है कि वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इस गैंग ने इसी तरह के वीडियो के जरिए आगरा की 2 बहनों का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी कर लिया। इस कहानी की शुरुआत 2021 में हुई जब गैंग ने आगरा के सदर इलाके में जूता कारोबारी की बड़ी बेटी को टारगेट किया। यानी साल 2021 में पहले बड़ी बहन का धर्म परिवर्तन कराया गया। बड़ी बहन का ब्रेन वॉश करने वाले का नाम था साइमा। बड़ी बेटी ने आगरा के DEI कॉलेज से एमफिल किया। यहीं उसकी मुलाकात साइमा से हुई। साइमा अक्सर उसके मन में हिंदू धर्म को लेकर जहर घोलती रही। धीरे धीरे इसका असर ये हुआ कि बड़ी बेटी उसकी बातों से प्रभावित हो गई और 2021 में अपना घर छोड़कर जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंच गई।
2021 से ही इसकी शुरुआत हुई। घर छोड़ के एक दिन चली गई क्योंकि उसकी एक फ्रेंड सायमा और खुशबू कश्मीर की निवासी उसके साथ कोचिंग लेती थी, एमफिल के लिए पीएचडी की कोचिंग लेती थी और यहाँ पढ़ने उनका रेयर कोटा होता था मुस्लिम युवतियों का। 12-14 मुस्लिम युवतियाँ लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। उसके पढ़ाई के साथ साथ वो पीएचडी की कोचिंग भी ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात उनसे हुई। लगातार उनके साथ संपर्क में रही, बनती रही और एक बार वो हमारे घर भी आई और हमारी मिसेज उस फ़ोन से मिसेज से भी बात करी और अपने इस्लाम धर्म के प्रति वो बताना चाहती थी हमारी मिसेज को भी। और बच्ची भी हमारी कहती थी कि पढ़ के देखो। वो पूरी उसका उद्देश्य पूरे परिवार को कन्वर्ट करने का था। किसके अंदर वो जब उसका ब्रेन वॉश तो उसका हो ही चुका था। परिवार 48 घंटे में बड़ी बेटी को उधमपुर से वापस लाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन घर लौटने के बाद भी उस पर इस्लाम का असर कम नहीं हुआ था। बड़ी बेटी अपनी मां के पूजा पाठ का विरोध करती और इस्लाम धर्म की तारीफ करती। फिर 24 मार्च 2025 को वो अपनी छोटी बहन के साथ घर से लापता हो गई। गैंग ने दोनों हिंदू बहनों का नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया। स्टार्टिंग में जब आई थी बहुत गुस्से में थी सर कि मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे वहीं रहना था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब मैंने इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, मेरा इस्लाम सीखना चाहती हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला ठीक है पढ़ लो। तो कह रही है मुझे आता थोड़ा ना कुछ पढ़ना, मुझे कुछ करना आता थोड़ी इस्लाम के बारे में, मुझे ट्यूटर रख के दो। हमने कहा नहीं वो सब नहीं हो सकता यहाँ पर। तो कुछ दिन तो उसका मूड ऑफ रहा, फिर सर धीरे धीरे वो ठीक होती गई। जब ये आई थी तो उसके बाद मैंने साइमा से बात की कि साइमा बेटा तूने ऐसे कैसे किया। तो उसने बोला अरे आंटी आप एक बार आप भी तो इस्लाम पढ़ के देखो, एक बार आप सब कुछ करके तो देखो। नहीं पता चला हमें इतने दिन तक कि कहाँ है कैसे है। अब आने के बाद इन लोगों ने बताया कि यहाँ से हम दिल्ली गए थे, वहाँ हम 2-3 दिन गेस्ट हाउस में रुके। फिर उसके बाद हमने इन लोगों से किसी से कांटेक्ट किया, हेल्प मांगी, उन लोगों ने हेल्प करी। वो बोले कलकत्ता सही रहेगा आपके लिए, सेफ जगह है, यहाँ आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, आप कलकत्ता आ जाइए। दोनों का ब्रेन वॉश इस कदर किया गया कि फेसबुक पर विक्टिम ने बुर्के में AK-47 के साथ अपनी प्रोफाइल तस्वीर लगा दी। ये तस्वीर आते ही हड़कंप मच गया। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सबसे ज्यादा घमासान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुआ है और अब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस ये चाहती है कि चर्चा का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दें।